नमस्ते विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीए बीएससी पार्ट फर्स्ट में बात करेंगे। नया टॉपिक है, उसका नाम है अनाच्छादन। पिछले कक्षा में हमने बात की थी ज्वालामुखी क्रिया या भूकंपीय क्रिया से बनने वाले भू आकारों के बारे में, उनकी क्रियाओं के बारे में, उद्गार के बारे में, भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों के बारे में पढ़ा था। तो इन सब बारे में पढ़े थे। उसमें था सबसे बड़ी बात, इसमें फोर्स बल पढ़ रहे थे अपन। फोर्स बल, बलों के बारे में पढ़ा, ताकत बलों के बारे, शक्तियों के बारे में पढ़ा। जिसमें दो फोर्स बताए थे मैंने, एक अंतर्गत बल, दूसरा बहिर्गत बल। आंतरिक बलों से बनने वाले भू आकारों के बारे में बात की थी और बाह्य शक्तियों द्वारा बनने वाले भू आकारों के बारे में बात की थी। आंतरिक जो शक्तियाँ होती हैं उनके द्वारा अनेक भू आकार बनते हैं। उन भू आकारों का निस्तारण या समतलीकरण का कार्य होते है करने के लिए बाह्य शक्तियाँ कार्य करती है। इसलिए इन सभी क्रियाओं में जो मूल तत्व होता है, मूल बात होती है, वो है जो भी भू आकार बनते हैं उनमें जो बाह्य शक्तियाँ कार्य करती है। जो भू आकार अंतर्जात बलों द्वारा बनते हैं या उनके बनने के पश्चात या बनने के साथ साथ जो बाह्य शक्तियों के द्वारा अनेक प्रक्रम होते हैं, अनेक संसाधन होते हैं, साधन होते हैं जिनसे बाह्य बने भू आकृतियों का टूटने फूटना घिसने का कार्य होता है, वो सभी क्रियाएं किस में आती है? अनाच्छादन में आती है। यानी बाह्य शक्तियाँ होती है जो वायुमंडलीय जल द्वारा, हिमानी द्वारा, नदी द्वारा, भूमिगत जल द्वारा, समुद्री लहर द्वारा, जो भी बाह्य शक्तियाँ होती है उनके द्वारा जो धरातल पर बनने वाला भू आकार, उनका घिसना, टूटना, फूटना, उनका आकार घटना, बढ़ने की जो क्रिया होती है, अनेक द्रोणियाँ, घाटियाँ, गर्तों का निर्माण होता है, उन सभी क्रियाओं का जो परिणाम होता है वो किससे होता है? अनाच्छादन क्रिया द्वारा। अनाच्छादन एक डेनोटेशन क्रिया होती है, यानी एक दो क्रियाओं का संयोग है, दो क्रियाओं का संयुक्त रूप कहलाता है अनाच्छादन। दो क्रियाएं कौन सी? एक तो होता है अपक्षय और एक होता है अपर्दन। अपर्दन दो क्रिया होती है, एक द्विवेदनिक होती है, एक होता है इरोजन, अपर्दन। दोनों क्रियाओं का सम्मिलित योग कहलाता है अनाच्छादन। अनाच्छादन यानी बाह्य शक्तियों का कार्य होता है। बाह्य शक्तियां मैंने बताया था कि पिछली कक्षा में जो भी मतलब भूगर्भ से जो भी मूवमेंट होते हैं, उनसे बनने वाले भू आकार होते हैं, उन भू आकारों का निवारण, निस्तारणकरण या समतलीकरण का कार्य करने वाली जो शक्तियां होती है वो बाह्य शक्तियां होती है। और बाह्य शक्तियों में जो प्रक्रम होते हैं वो दो प्रकार के प्रक्रम होते हैं, एक अपक्षय, अपर्दन। इन दोनों का संयुक्त रूप कहलाता है अनाच्छादन। अपक्षय अपर्दन में अंतर क्या है कि अपक्षय स्थितिक प्रक्रम है, स्थितिक प्रक्रम है, और ये अपर्दन एक गतिशील प्रक्रम है। दो क्रियाएं बताई मैंने आपको, एक तो होता है स्थितिक, एक तो गतिशील। एक तो स्थान अपने स्थान पर ही होने वाली क्रिया और एक गति द्वारा होने वाली प्रक्रिया, दो क्रियाएं होती है, उन दोनों का योग सम्मिलित योग कहलाता है अनाच्छादन। अपक्षय चट्टान या सतह पर, धरातल पर जो चट्टानें होती है, जो रॉक्स होती है, उन चट्टानों का अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया से संबंधित है। यानी अपक्षय ऐसी प्रक्रिया है जो स्थान क्षेत्र में, स्थान पर, अपने स्थान पर चट्टान टूट फूट कर बिखर जाती है, वो कहलाता है अपक्षय। और अपर्दन वो क्रिया होती है जिस किसी प्रक्रम द्वारा नदी, जल, वायु, हिमानी के द्वारा जो प्रवाह हो रहा है, गति हो रही है, मूवमेंट हो रहा है, उसके साथ चलने वाले कंकड़ पत्थर होते हैं, उसके घर्षण से, उसके गति करने से, उसके आगे बढ़ने से जो घर्षण होता है, कुदेरना होता है, कुचलना होता है, तोड़ने फोड़ने की क्रिया होती है, वो कहलाता है अपर्दन। तो ये कहलाती है तोड़ने फोड़ने की क्रिया, तोड़ने फोड़ने की क्रिया गतिशील की प्रक्रिया में कोई भी प्रक्रम जो गति करता है, उस गति के द्वारा चट्टान का घिसना, तोड़ना और टूट फूट कर कुदरना, उसे कुचेरना, खोदना आदि क्रियाएं करता है, वो कहलाती है अपर्दन क्रिया। और अपक्षय क्रिया वो होती है अपने स्थान से क्षेत्र में, जहाँ जिस स्थान पर जो चट्टान है वो अपने आप किसी रासायनिक या यांत्रिक परिणाम या यांत्रिक क्रिया द्वारा अपने स्थान पर टूट फूट कर बिखर जाती है, वो कहलाती है अपक्षय। तो दो क्रिया बताई मैंने, अपक्षय और अपर्दन।
उन दोनों का परिणाम कहलाता है, उनका दोनों का संयुक्त योग कहलाता है आपका अनाच्छादन। अनाच्छादन में जो प्रक्रम बताया मैंने आपको, किसमें कौन सी क्रिया होती है, तो अपक्षय तो होता है मुख्यतः। अपक्षय की जो प्रक्रिया होती है वो 3 कारकों से होती है। एक तो होता है 3 कारकों में, एक तो होता है भौतिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय, दूसरा होता है इसमें रासायनिक अपक्षय, और तीसरा है जैविक अपक्षय। अपक्षय की जो प्रक्रिया होती है, जो स्थितिक प्रक्रम होता है, एक स्थान पर चट्टान को तोड़ने फोड़ने का कार्य होता है, वो कहलाता है अपक्षय। उसमें 3 प्रक्रियाओं द्वारा गठित होती है, वो भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। भौतिक अपक्षय मतलब धरातल पर जो भी नेचुरल प्रक्रिया होती है, वायु से, जल से, हिमानी से, जल द्वारा, वायुदाब द्वारा, ताप द्वारा, तुषार द्वारा, पाले द्वारा, उन सभी भौतिक क्रिया द्वारा चट्टान का चूर्ण में परिणत हो जाना। भौतिक क्रियाओं में ताप है, जल है, वायुदाब है, वायु है, तुषार है, पाला पड़ना है, इन सभी क्रियाओं द्वारा चट्टान का अपने आप दाब से, वायु से, जल से, किसी भी प्रक्रम द्वारा आपस में चट्टान का टूट फूट कर बिखर जाना, अपने स्थान पर टूट के विकृत हो जाना या वियोजन हो जाना कहलाता है भौतिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय होता है कि रसायन मतलब चट्टानों में कई बार के ऐसे रसायन पाए जाते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, वायु के संपर्क में या आर्द्रता के संपर्क में आ जाने से उसमें ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर वहाँ से हट जाते हैं, चट्टान ढीली पड़ जाती है और ढीली होकर बिखर जाती है, वो कहलाता है अपक्षय। वो कहलाता है रासायनिक अपक्षय। रासायनिक मतलब उसमें जीव चट्टान में या मर्दा होती है, जो सिलिका होती है, मर्दा होती है, रॉक्स होती है, जिसमें कई बार के अवसाद होते हैं, कई बार के जीवांश होते हैं, कई बार के रसायन होते हैं, वो सब उसमें चट्टान जकड़े रहते हैं, जकड़ के रखते हैं। जब किसी कारण से उसमें उस चट्टान का जल से संपर्क होता है, तो जल के संपर्क होने से उसमें पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या हाइड्रोजन होते हैं, वो सब उसमें घुलकर घोलने का कार्य करते हैं। उस घोलने के कार्य करने से वो चट्टान ढीली पड़ जाती है, ढीली पड़कर वो चट्टान वहाँ से बिखर कर उसी स्थान पर फैल जाती है, उसे कहते हैं रासायनिक अपक्षय। थर्ड होता है जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय में क्या होता है, जीवों द्वारा, जीव जंतु है, कीड़े मकोड़े हैं, चींटियाँ हैं, बिल में रहने वाले जीव जंतु है, बिल खोद के रहने वाले जीव जंतु है, ध्रुव में रहने वाले जंतु है, वो है, मनुष्य हैं, ये जो जानवर पशु पक्षी है, वो सभी क्या जो जीव जंतु होते हैं वो अपना घोंसला बनाने के लिए, अपना कार्यक्रम करने के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए सभी अपने अनेक एक्टिविटीज या गतिविधियां करते हैं, उनके द्वारा चट्टान को खोदने का, कुचलने का कार्य करते हैं। इसे खोदने कुचलने का कार्य से जो चट्टान ढीली पड़ती है, टूट के बिखर जाती है, विघटित हो जाती है, विखंडित हो जाती है, तो कहलाता है जैविक अपक्षय, जो जीवों द्वारा हुआ करती है। तो 3 प्रकार से अपक्षय क्रिया होती है, वो भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। वो किसके प्रकार है, अपक्षय के प्रकार थे। अपक्षय में ये था कि चट्टान किसी न किसी मतलब कोई भी कारण हो, किसी भी भौतिक हो, रासायनिक हो, जैविक हो, कोई भी प्रक्रम हो, अपने स्थान पर किसी भी प्रक्रम द्वारा टूट फूट कर बिखर जाती है, तो कहलाता है अपक्षय। तो अपक्षय की परिभाषा क्या हुई कि अपक्षय एक भौतिक या रासायनिक जैविक प्रक्रम द्वारा, अपक्षय की परिभाषा ये होती है कि अपक्षय अपने एक स्थितिक प्रक्रम है जो एक भौतिक, रासायनिक, जैविक प्रक्रम द्वारा चट्टान अपने स्थान पर टूट फूट कर बिखर जाने की क्रिया को कहा जाता है अपक्षय। तो ये भौतिक यांत्रिक दिशा से किसी भी प्रक्रम द्वारा चट्टान का चूर्ण में बदल जाती है, अपक्षय कहलाता है। तो अपक्षय होने का कारण ये था कि किसी भी मतलब चट्टान में किसी में ताप के द्वारा या जल द्वारा या दाब के द्वारा बर्फ किसी प्रकार से चट्टान का चूर्ण हो जाने की प्रक्रिया होती है। अब उसका क्रम चलता रहता है कि जब चट्टान में उसकी स्थिति कैसे होती है, अपर्दन अपक्षय क्रिया तीव्र होती है, मंद होती है, उसकी स्थिति पे ज्ञात होती है, ज्ञात द्वारा पता कर सकते हैं अपन। भैया चट्टान मतलब ऐसे कुछ भाग ऐसे होते हैं जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में अपक्षय तीव्र होता है, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर अपक्षय की गति बहुत मंद होती है। तो ऐसा क्यों होता है कि वहाँ की लोकेशन, वहाँ की स्थिति, वो कौन से कारक है जो अपक्षय को प्रभावित करते हैं, वो उसके लिए अपन बात कर रहे हैं। तो अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारकों में बात करें तो उसमें निम्न प्रकार से निम्न कारक है, वो इस प्रकार से हैं। अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक,
कारक। पहला कारक है चट्टान का संगठन, वह संरचना। पहला कारक चट्टान का संगठन व संरचना। दूसरा है जलवायु की विभिन्नता। तीसरा है स्थल के ढाल का स्वभाव, स्थल के ढाल का स्वभाव। चौथा है वनस्पति का प्रभाव। ये 4 कारक है जो अपक्ष को प्रभावित करते हैं। पहला है चट्टान का संगठन व संरचना, दूसरा है जलवायु की विभिन्नता, तीसरा है स्थल के ढाल का स्वभाव, चौथा है वनस्पति का प्रभाव। पहला कारक ये होता है कि चट्टान का संगठन संरचना, चट्टान की बनावट किस प्रकार की सेलों से बनी हुई है, चट्टान की मतलब जो संरचना है वो कैसी है उस पर निर्भर करता है। चट्टान आग्नेय सेल हो सकती है, कठोर सेल हो सकती है, कमजोर सेल हो सकती है, या अवसादी सेलों से बना होता है। तो सतह का जो धरातल है, सतह है, वो चट्टान है, वहाँ की जो संरचना चट्टान बनी हुई है उसकी संरचना कैसी है, मतलब कोमल सेल है, कठोर सेल है। तो जिस क्षेत्रों में चट्टान कमजोर सेल से बनी होती है, पर्दात सेलों से बनी होती है, अवसादी की मात्रा ज़्यादा अवसादी सेलों से बनी होती है, तो वहाँ पर चट्टानों का अपक्ष से बहुत तीव्र गति से होगा, क्योंकि चट्टान वहाँ पर शीघ्र टूट जाएगी, जल से या वायु से, ताप से, उसमें इतनी प्रगाढ़ता नहीं होती है कि उस इजी मतलब थोड़ा सा ताप में परिवर्तन होने से, वायु दाब हट जाने से, या जल मिल जाने से, या रासायनिक क्रिया द्वारा से चट्टान शीघ्र मतलब पानी मिला, चट्टान गीली होगी, फैल जाएगी, उसका आकार बढ़ जाएगा। किसी पर मतलब चट्टान में से उसकी सेल कमजोर होती है तो आसानी से वो रासायनिक या जैविक यांत्रिक विधि से तुरंत वो फैल कर विघटित हो जाती है और टूट कर बिखर जाती है। तो कौन सी क्रिया कहलाएगी? चट्टान की संरचना पर निर्भर करता है कि उसकी संरचना बनावट कैसी है, उसकी प्रगाढ़ता किस पर निर्भर करती है, वो किस सेलों से बनी हुई है, उसमें कौन से खनिज पाए जाते हैं जो उसको मजबूत बनाए रखते हैं। तो चट्टान की संरचना उसके अपक्ष को प्रभावित करती है कि वहाँ की उसकी मजबूती कितनी है, वो कितनी कठोर सेल है, कितनी कमजोर सेल है। कठोर सेल की अपेक्षा कमजोर सेल का अपक्ष तीव्र गति से होता है, जो कठोर सेल होती है उसका अपक्ष मंद गति से होता है। दूसरा है जलवायु की विभिन्नता। जलवायु की बात करें तो जलवायु में मतलब विश्व में अनेक प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जलवायु में ऐसा होता है कि जहाँ की जलवायु उष्ण आर्द्र है, कुछ प्रदेश की जलवायु शीताद्र होती है, कुछ की शुष्क उष्ण शुष्क होती है, कहीं की शीत शुष्क होती है। ऐसे जलवायु में अलग अलग अंतर होता है। तो जैसे जलवायु की बात करें तो एक तो उष्ण आर्द्र जलवायु, गर्म और आर्द्र जलवायु होती है, और शीत आर्द्र जलवायु होती है। दोनों की बात करें तो शीत आर्द्र की जलवायु की अपेक्षा उष्ण आर्द्र जलवायु में अपरदन अपक्ष क्रिया तीव्र होगी, क्योंकि यहाँ पर रासायनिक अपक्ष से भी होगा और वहाँ पर यांत्रिक अपक्ष से भी होगा। क्योंकि जो वर्षा की मात्रा अधिक होती है, वर्षा का पानी अधिक गिरता है, उस क्षेत्रों में जलयोजन क्रिया द्वारा, हाइड्रेशन क्रिया द्वारा पानी का चट्टान पर मिलने से, चट्टान में उसका गीली होने से नमी पाकर चट्टान फैल जाती है, उसका आयतन बढ़ जाता है, चट्टान के कण दूर दूर होकर फैल जाते हैं और विघटित होकर मतलब चट्टान फैलकर टूट जाती है। तो किस क्रिया हुई? रासायनिक क्रिया द्वारा हुई। ऐसे प्रकार मतलब ऐसे भाग जहाँ उष्ण तापमान ज़्यादा है और वर्षा कम होती है तो वहाँ पर उष्णता ज़्यादा होती है, तो वह ताप से होगा, वहाँ पर यांत्रिक अपक्ष से होगा, या भौतिक अपक्ष क्रिया द्वारा अपक्ष चट्टान का चूर्ण बन जाएगा या विघटित हो जाना की क्रिया होगी। तो जलवायु के द्वारा जैसे ऐसे भूभाग होते हैं जहाँ पर अधिक तापमान है तो वहाँ ताप से अपक्ष होगा, जहाँ पर वर्षा का पानी अधिक गिरता है तो वहाँ जल से अपक्ष होगा, जहाँ पर ठंडे क्षेत्र होते हैं वहाँ पर या वन अधिक होते हैं उन क्षेत्रों में ज़्यादा कीड़े मकोड़े अधिक पाए, तो वो जैव अपक्ष द्वारा उनको कुदरने का, कोचने का, खोदने का कार्य करते हैं, वहाँ अपक्ष जैव अपक्ष होता रहेगा। तो वहाँ की जलवायु में विभिन्नता भी द्वारा भी अपक्ष को प्रभावित करती है।
तीसरा है स्थल के ढाल का स्वभाव। अपक्षय का प्रभाव थर्ड होता है स्थल के ढाल का। जो स्थल भूभाग आ गया उसका ढाल कितना है, जहाँ पर ढाल मंद होता है वहाँ पर अपक्षय की क्रिया गौण होती है, मंद होती है, और जहाँ पर ढाल तीव्र होता है वहाँ पर अपक्षय क्रिया तेज होती है। क्योंकि जहाँ जिस चट्टान का अपक्षय होता है वो चट्टान वहाँ पर अपक्षय होती है, जो वो चट्टान का चूर्ण है उसी स्थान पर ठहर नहीं पाएगा, वहाँ से फिसल कर खिसक कर आगे बढ़ जाएगा और फिर नेक्स्ट उसकी निचली परत अपक्षय होना शुरू हो जाएगा। इस कारण उसका परत उसमें अपरदन होता रहता है, अपक्षय होता रहता है और वो चट्टान चूर्ण वहाँ से हटकर अन्यत्र गति कर जाता है, और जो निचली चट्टान है वो घुट जाती है, हट जाती है परत, तो उसके नेक्स्ट जो रॉक्स होती है चट्टान उस पर दोबारा उस पर अपक्षय की स्टार्ट हो जाती है, फिर वो टूट कर विकेट हो जाती है, फिर वहाँ से स्लिपिंग हो जाती है, फिसल जाती है, वहाँ से हट जाती है। ये प्रोसेस होने से ढाल के स्वभाव पर निर्भर करता है। ढाल तेज होगा चट्टान चूर्ण वहाँ से हट जाएगा और अपक्षय क्रिया बराबर बनी रहेगी। अपक्षय पदार्थ वहाँ हटेगा नहीं, वहाँ जमा रहेगा, तो अपक्षय की क्रिया मंद रहेगी। तो ये ढाल के स्वभाव पर निर्भर करता है। चौथा है वनस्पति का प्रभाव। वनस्पति का प्रभाव, वन ऐसे होते हैं, वन जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में वन क्षेत्र होते हैं वो क्षेत्र, जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में वन क्षेत्र कम होते हैं वो क्षेत्र, दोनों की बात करें तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वहाँ होते हैं जहाँ पर अधिक वर्षा होती है, अधिक तापमान होता है। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, अधिक तापमान वाले वर्षा क्षेत्रों में यांत्रिक अपक्षय बिल्कुल गौण रहेगा, क्योंकि वहाँ पर प्राकृतिक ये जो भौतिक अपक्षय होता है ताप से, तुषार से, जल से वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उच्च तापमान होने के बावजूद भी धरातल पर प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा। चट्टानों के जो उसमें अधिक घने वन होंगे, अधिक लंबे वन होते हैं, तो उनका वनों के पत्तों से प्रकाश धरातल पर नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए ताप का, जल का, ये वायु का प्रभाव इस चट्टानों पर नहीं पड़ेगा। इस कारण यहाँ पर भौतिक अपक्षय का प्रभाव कम रहेगा। उसके अपेक्षा उस पेड़ पौधों की दूसरी बात ये होती है कि जो पेड़ पौधे उगे होते हैं उनकी जड़ें क्या होती है, मिट्टी को बांध रखती है, तो उससे अपक्षय होने में अपक्षय मतलब करने में बाधक होती है, मतलब अपक्षय को होने में प्रतिबंध लगा, मतलब अपक्षय नहीं हो पाता है। चट्टान को बांध रखती है, कठोर होती है, चट्टान कठोर जकड़ी होती है, टूट नहीं पाती है। तीसरा होता है इसमें, अब इन सेलों जो अपक्षय होता है इन सेलों में, चट्टानों में जहाँ पे घने वन होते हैं, अधिक वन उगे होते हैं, उन क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में जो अपक्षय होता है वो ज़्यादा कीड़े मकोड़े, कीट है, छोटे जो मिट्टी में रहने वाले जीवजंतु है उनके द्वारा अपक्षय हुआ करता है। जो उसमें अधिक नमी होने के कारण क्या जीव उत्पन्न हो जाते हैं, वो उस मिट्टी को ढीला करने का कार्य करते रहते हैं, उससे अपक्षय करते रहते हैं। फिर वो किसी कारण से मतलब पानी के द्वारा वहाँ से बह जाती है, हट जाती है, बह जाती है, तो उसमें दोबारा पर अपक्षय स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। ऐसे चट्टान चूर्ण वहाँ पड़ा रहता है, वहाँ से हटता नहीं है, तो अपक्षय की गति गौण रहती है। इस प्रकार वन क्षेत्रों में ही बात करें, जहाँ वन क्षेत्र कम होते हैं, घने वन न होकर शुष्क वन या बहुत कंटीले वन कम, मतलब जो शुष्क भाग होते हैं वहाँ पर मथुली भूभाग होते हैं या सूखा क्षेत्र होता है, आर्द्रता नहीं होती है, उन क्षेत्रों में वनों का अभाव होता है, तो वहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में अपक्षय जो होता है भौतिक अपक्षय या रासायनिक अपक्षय हुआ करता है। तो भौतिक अपक्षय ज़्यादा होगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर वनों का प्रभाव नहीं होता, वहाँ पर वायु का वेग तीव्र होगा। दूसरा, तापमान ऊंचा रहेगा। तीसरा, दाब हट जाएगा, मिट्टी को बांधने वाली जो पेड़ पौधे जड़ें वो नहीं हो पाती है। इस कारण भौतिक अपक्षय ताप से या दाब हटने से, वायु दाब से आदि प्रभाव न होने के कारण, अधिक प्रभाव होने के कारण चट्टान का अपक्षय शीघ्र होगा। कौन सा अपक्षय होगा? भौतिक अपक्षय। तो इस प्रकार से ये जो चार बताए मैंने अपक्षय को प्रभावित करने कारकों में चट्टान के संगठन और संरचना, जलवायु की विभिन्नता, स्थल का ढाल का स्वभाव और वनस्पति का प्रभाव, इन कारकों से यह प्रभावित होता है कि चट्टान किन क्षेत्रों में कौन सा अपक्षय कार्य का अपक्षय प्रक्रम काम करता है और कहाँ की चट्टान किस अपक्षय द्वारा प्रभावित होती है। तो अपन ने इस चैप्टर में आज ये पढ़ी कि अपक्षय की परिभाषा, अपक्षय के प्रकार के बारे में थोड़ी समय जानकारी ली और अपक्षय प्रभावित होने कारकों के बारे में बात की। नेक्स्ट अपन क्लास में कल बात करेंगे अपन अपक्षय को प्रभावित होने कारकों में, बाद में अपक्षय का प्रकार, कौन सा अपक्षय प्रकार है, किस प्रकार चट्टान को ढीले होने का कार्य करता है, चट्टान किस प्रकार टूट फूट बिखरती है, इस बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।